हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे बीकॉम के लिए। डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा की बुक से क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर अपलोड करे थे। अभी सैलरी चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं। सैलरी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ाए थे, तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। जो सुविधाएं मिलती हैं उनका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो पहले कुछ समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए जरा, परक्विजिट्स क्या होती हैं भाई। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। तो वो पर्क्स हो जाती हैं। ओके, सुविधाएं। अब कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो भी देखना पड़ेगा। ओके, तो वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। टैक्स फ्री परक्विजिट्स आर नॉट टू बी वैल्यूड एट ऑल, मतलब सभी तो वैल्यूड नहीं होंगी। दिस परक्विजिट्स विच आर ईदर टैक्सेबल इन ऑल केसेस और इन स्पेसिफाइड केसेस आर टू बी वैल्यूड। हिंदी मीडियम के छात्र जो है ना भाई, वो भी ध्यान से पढ़ना, मैं सब समझाऊंगा। चलो, सबसे पहले ना इसमें आपको सिर्फ एक चीज का वैल्यूएशन करना है जो 100% हर क्वेश्चन में आएगा। मैं एक चीज क्लियर बता दूं, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि सर क्या हम इस कैलकुलेशन को बिना सीखे सैलरी चैप्टर पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये 100% एग्जाम में आएगा। बस आपको इसको समझना है। मुझे समझने समझाने के लिए थोड़ा चिल्लाना ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल है। और एक इत्तेफाक ये है कि इसमें एक अमेंडमेंट आ गया है जो इसी फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी इस असेसमेंट ईयर में आपको पढ़ना है। पिछले साल के बच्चों के लिए वो अमेंडमेंट नहीं था और अगले साल वालों के लिए भी आसान होगा। तो इस साल इसकी कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ने वाली है, तो ध्यान से समझना। क्लियर हो गया। देखो जरा, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एक्यूमोडेशन। पहले कहानी समझो, रेंट फ्री एक्यूमोडेशन होता क्या है। देखो, सिंपल सी कहानी ये है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको रहने के लिए एक घर देता है। सबको किराए पर घर, जनरली मान लीजिए आप किराए पर रह रहे हैं जो भी हो, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, वो बोलता है कि यार ना, आप ये एक सरकारी मकान जिसे आप कह रहे हैं ये ले लो तुम, इसके बदले में मैं किराया वगैरह तुम्हें दूंगा, है ना। तो किराया दूंगा या घर दूंगा, वही चीजें हमें पढ़ना है कि अगर वो किराया दे रहा है तो क्या होगा, वो घर दे रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा। समझ में आ गया। फिर हाउस में भी फर्निश्ड हाउस होता है और अनफर्निश्ड हाउस होता है। तो यही सारी चीजें मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो एक एक चीज बुक की लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा। When an employer provides a residential accommodation free of rent or at concessional rent to his employees, the value of such benefit extended to an employee is taxable as perquisite. मतलब उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो टैक्सेबल होगा ही। Accommodation includes a house, flat, farmhouse, accommodation in a hotel, motel services। तो कहीं भी वो आपको दे सकता है। क्लियर हो गया। चलो, हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भाई, सरकारी नौकरी वाला आदमी है, और उसको अगर घर मिल रहा है तो क्या क्या होगा। तो इफ एक्यूमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट to the employee, the taxable value shall be the license fees as determined by the government in accordance with the service rules। तो भाई लाइसेंस फीस जो है वही टैक्सेबल होगी। मान लो आपको एक मकान मिला है, बढ़िया फार्म हाउस मिला है, लाइसेंस फीस 5,000 रुपए महीने की है, तो वही टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये लाइसेंस फीस सर क्वेश्चन में दी रहती है? हाँ जी, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाउएवर इन केस ऑफ फर्निश्ड एक्यूमोडेशन, ये कौन सा था? अनफर्निश्ड था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी इंक्रीज बाय 10% पर एनम। अब समझो जरा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फर्निश्ड एक्यूमोडेशन मिल रहा है, फर्निश्ड मतलब सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर क्या होगा? लाइसेंस फीस तो कैलकुलेट होगा ही होगा। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी इंक्रीज बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। एंड फर्नीचर का मतलब सिर्फ फर्नीचर से नहीं होता है, अंदर जो भी सामान घर के है ना वो सब फर्नीचर माना जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ फर्नीचर। ओके, टीवी है ना तो वो भी फर्नीचर में काउंट हो जाएगा। तो उसको फर्नीचर में एक अज्यूम करके लिया गया है। तो 10% कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब अंदर जो सुविधाएं है ना उसका 10%। इन केस सच फर्नीचर इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, उस पर भी समझो जरा। अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी इंक्रीज्ड बाय द एक्चुअल हायर चार्जेस इंस्टेड ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। समझो कहानी क्या है। मान लो एम्प्लॉयर ने आपको एक फर्निश्ड हाउस दिया, उस पर जो सुविधाएं हैं, जो सामान है,
उसने किराए पर लिया है तो फिर वहां पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। लेकिन अगर उसका ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर है, खुद का है, तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर टैक्सेबल होगा। आपको क्या करना है, इसको याद कर लो बस। अभी इसका यूज कहां पर होगा है, देखो इसीलिए थ्योरी नहीं पढ़ाता हूं मैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर यूज कैसे होना है, तो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं रेंट फ्री एक्यूमोडेशन में सेकंड केस। It is to be noted that the rates used to calculate the valuation of rent-free accommodation have been revised with effect from 1 सितंबर 2023। ध्यान से देखो, आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से कब तक का है, 31 मार्च 2024। तो सैलरी चैप्टर में सबसे बड़ा अमेंडमेंट्स यही आया है। पिछले 10-15 सालों से लगभग, या और ज्यादा सालों से एक ही पैटर्न चला आ रहा था, जो इस बार चेंज हुआ है। आपके एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यही अमेंडमेंट हुआ है और इस बार ना थोड़ा टेक्निकल कर दिया है, टफ कैलकुलेशन कर दिया है। 100% आप यकीन मानो इसी का क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगर टफ लेवल का बनाते हैं, इजी बनाएंगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो, if employer has offered rent free accommodation prior to this date, prior to इस डेट के पहले अगर एम्प्लॉयर करता है तो the old rates will be used to determine the perquisite value until 31st August 2023। आप कहोगे सर मतलब 31 अगस्त के पहले अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो फिर पुराना रेट लागू होगा, और 1 सितंबर से आगे है तो नया रेट लागू होगा। मतलब हमें क्या सर दोनों रेट की कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी? हाँ सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अगले साल वाले बच्चों को पुराना रेट नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक ही फाइनेंशियल ईयर का निकालना है। बट इस साल आपको दोनों सीखना पड़ेगा। तो आप यकीन मानिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है। ठीक है, चलो। कंपटीशन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमने देख लिया ना भाई, लाइसेंस फीस देना है या फर्निश्ड हाउस है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और या फिर किराए पर लिया है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर आते हैं। तो पहला केस है इन केस ऑफ ऑन्ड फर्नीचर, जो है वो ऑन्ड अनफर्निश्ड अक्यूमोडेशन, अनफर्निश्ड अक्यूमोडेशन है। ठीक है, और ऑन्ड मतलब एम्प्लॉयर का खुद का है। तो द कॉस्ट ऑफ एक्यूमोडेशन इज जनरली हायर इन सिटीज। तो भाई वो तो सही बात है कि वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो हर शहर की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, हर जगह का लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, इसलिए हम ना अनफर्निश्ड एक्यूमोडेशन अगर ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर हम भैया हर शहर का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से। और यही वो बात है वो मैं बोल रहा था जो आपको याद करना है, लर्न करना है। आप कहेंगे सर ये वाला कागज फाड़ के हम ले जाएंगे पेपर में, अरे ऐसा नहीं करना है भाई, याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। चलो जरा देखो, तो 1 सितंबर 2023 के पहले का नियम अलग था, 2001 के सेंसस पर चल रहे थे। लेकिन भाई उसके बाद ना 2011 के सेंसस पर आ गए हैं तो रेट्स चेंज हो गए हैं। इसके पहले जस्ट रिलैक्स सिंपल रेट चल रहा था, मतलब 2001 से लेके अभी तक तो रिलैक्स थे सारे लोग। मैं खुद इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं कब से, मान लो 2009 से, ग्रेजुएशन लेवल पे। आंख बंद करो सीधा 15%, 10%, 7.5% मार दो, खत्म बात। लेकिन अब देख लो कैसे कैसे रेट है, तो आओ इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि हमारी पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो पहले 7.5% ऑफ सैलरी लगता था, अब 5% ऑफ सैलरी लगेगा। अगर पॉपुलेशन 10 से 15 है तो 10% ऑफ सैलरी, यहाँ 5% ऑफ सैलरी। फिर सर 15 से 25 के बीच में है तो 10%, यहाँ 7.5%। 25 से 40 तक है सर तो 15% और 7.5%। 40 से ज्यादा है तो 15% लगेगा, 10% लगेगा। अब पता है यहां पर ना आप कहोगे कि सर ये नया रेट कैसे दिया है सर, इससे अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा चेंज कर देता ना। बिलो 10 लिखा है, फिर 10 से 15 में भी वही अलग अलग इधर इस वाले में रेट्स हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये बढ़िया है जो भी है, सब समझ के बनाए हैं वो। ठीक है, तो आपको ये ना ये टेबल या लर्न करनी पड़ेगी। ओके, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा। देखो, इन केस वेदर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। देखो जरा, अब पहला कौन सा केस पढ़ा हमने, अनफर्निश्ड हाउस ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर, सॉरी फर्निश्ड हाउस ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब पढ़ना है कि उसने अगर किराए पर लिया है।
द अमाउंट ऑफ परक्विजिट शैल बी लोअर ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल, या फिर 15% ऑफ सैलरी बिफोर 1 सितंबर एंड 10% ऑफ सैलरी ऑन और आफ्टर 1 सितंबर। किराए पर लिया है ना, तो 15% ऑफ सैलरी 5 महीने का अलग निकालो भाई, सितंबर के पहले के 5 महीने और 7 महीने सितंबर से लेके मार्च तक का। तो 5 महीने की सैलरी का कितने परसेंट? 15%। 10 महीने की सैलरी का कितने? 7 महीने की सैलरी का 10%। दोनों को प्लस कर दो और उनका भी जो क्या होगा, कम होगा, लोअर। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझना है, ठीक है ना। अभी थ्योरी पढ़ा दिया है, अब न्यूमेरिकल करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, एग्जाम के पहले इसको रिवीजन करके जरूर जाना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस टाइप के, और मैं ना इस टाइप का पूरा, अभी जैसे मैंने अलाउंसेस में नहीं पढ़ाया था ये, तो अलाउंसेस का भी पूरा नोट्स बना दूंगा, परक्विजिट्स का। फिर एक ओवरऑल मैं लगभग 30-35 पेज का ऐसे ही छोटा पीडीएफ, मतलब पीपीटी साइज में बना दूंगा, जो आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करके जाना है। मैं रिविजनरी वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल वीडियोस बना रहा हूं, बाद में ना मैं हर चैप्टर की समरी वीडियोस बना दूंगा। तो एग्जाम के पहले बस आप समरी वीडियो देख के जाओगे ना, तो भी पास हो जाओगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड फुल्ली फर्निश्ड और पार्टली फर्निश्ड अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉई, ये भी देख लो, जरा पढ़ लेते हैं। The taxable value is computed in the following steps. Compute value of perquisite assuming accommodation is unfurnished properly. पहले ना अनफर्निश्ड की तरीके से कैलकुलेट कर लो, फिर बाद में 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल फर्नीचर, फर्नीचर में सब जोड़ा है इन्होंने, हाउस एप्लीकेंस गैजेट्स एक्सेट्रा ऑन बाय द एम्प्लॉयर। आखिरी में क्या करना है, यहां पर एक्चुअल हायर चार्जेस जो हैं वो, आप कहोगे सर बहुत हो गया, मत पढ़ाओ, सर के ऊपर जा रहा है। सही बात है, चलो इसको यहां पर करते हैं कट। अब जब सवाल आएगा ना, सवाल पढ़ के फिर यहां पर आएंगे, तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने ये आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाना था क्वेश्चन। कौन सा? परक्विजिट्स वाले ही क्वेश्चंस हैं। अभी इसके बाद तो मोटर कार आएगी। मोटर कार की वैल्यूएशन हर क्वेश्चन में देता है, और एग्जाम में रेंट फ्री हाउस, या अच्छा, या तो रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन देगा या एचआरए कैलकुलेट करवाएगा, उन दोनों में से एक। और फिर आगे मोटर कार आएगी, मोटर कार का कैलकुलेशन 100% आता ही आता है, वो भी समझा दूंगा। फिर कुछ और अलाउंसेस है, मैं इसी तरीके की एक पीडीएफ अलाउंसेस के लिए बनाने वाला हूं, तो मैं सारे अलाउंसेस समझा दूंगा जो रिविजनरी वीडियोस में आपको काम आएंगे। क्लियर हो गया? चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी सर, आप तो क्वेश्चन करवाइए, हमें वही समझ में आता है ज्यादा। तो चलिए क्वेश्चन करवाता हूं मैं। कौन सा करना है भाई? सर अभी तो आप नवा क्वेश्चन करवाओ, 8 तक आपने पढ़ा दिया था, नवा क्वेश्चन पढ़ाइए सर। तो चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर एक्स गेट्स 3,40,000 रुपए एज बेसिक पे, 24,000 रुपए उनका कमीशन है, 10,000 रुपए बोनस है, 6,000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस है, जिसमें 60% यूटिलाइज फॉर द यूनिफॉर्म पर्पज। ओके। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 22,800 रुपए है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड फ्लैट इज प्रोवाइडेड इन अ प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज, पहला केस मोर देन 40 लैक्स, दूसरा 15 से 25, तीसरा 10 से कम। 3 केसेस दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जरा कैसे, क्या बिना रूल्स मालूम हुए आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया था। वो जो टेबल पढ़ाया था ना, अब वो काम आएगी तीनों में। ठीक है, पिछले साल का रूल होता तो 15%, 10%, 7.5% सिंपल कैलकुलेट करते, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, पढ़ा दूं आपको, आओ देखो जरा। उसने बोला है, कहां गई वो लाइन भाई, यहां पर है। उसने बोला है कि बेटा अगर वो एकोमोडेशन दे रहा है, तो आपको 1 सितंबर के पहले की सैलरी का 15% और बाद की सैलरी का 10% लेना पड़ेगा। मतलब सॉरी, ये वाली लाइन नहीं है, कहीं और होगी वो। मतलब वो, ये उसका कहने का मतलब, हाँ यहां पर है, सॉरी दिस इज, पुराने रेट पर है तो पुराना रेट लो, और नए रेट पर है तो नया रेट सितंबर के बाद। मतलब हमको डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है डबल कैलकुलेशन का मतलब, तो चलो सवाल करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, कल ही पढ़ा रहा था पर आगे नहीं करवा पाया था। तो चलो
सबसे पहले परगजेट्स निकालने के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस भाई, ठीक है ना। तो यहां पर पहले तो हम सैलरी निकाल देते हैं, अलग से ये रफ वर्क है। बेसिक सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, बोनस दिया है, यूनिफॉर्म अलाउंस 6,000 दिया है जिसका 60% यूज होना है तो वो ले लिया हमने, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस बंदे की सैलरी आ गई सर 3,99,200 रुपए, ठीक है। 3,99,200 तो इसकी सैलरी आ गई। अब तीन अलग अलग केसेस हैं। पहला केस इन्होंने दिया है कि अगर पॉपुलेशन जो है 40 लाख से ज्यादा हो, 40 लाख से ज्यादा हो तो क्या करेंगे सर, 40 लाख से ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैसे निकालेंगे, देखो जरा। यहां 15% अब मैं नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि यही कैलकुलेशन तो मुझे समझाना है। देखो, अब वो टेबल पर आओ, मैं टेबल निकाल दूं। सर 25 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा रेट, एक बार टेबल दिखाई दो सर। चलो टेबल दिखा देता हूं मैं, कहां गई टेबल, ये है सर। 25 लाख से ज्यादा तो ये है सर, 25 से 40 के बीच में 15% ऑफ सैलरी लिखा है पहले, और यहां बाद में 7.5% ऑफ सैलरी है सर, है ना। ओके, तो आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने यहाँ 10 लिख दिया, कोई बात नहीं है, 15 है ये। चलो अब देखो जरा, तो हम अपने इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड करेंगे कब से, 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक, क्योंकि नियम कब से लागू हुआ है, सितंबर 2023 से। तो पहले 5 महीने का कैलकुलेट करेंगे पुराने रेट से जो 15% था, और 7 महीने का कैलकुलेट करेंगे नए रेट से 7.5%। तो उसकी सैलरी तो वही होगी। तो 3,99,000 सैलरी थी, उसका 15% निकालो, 5/12 कर दो। फिर यहाँ 3,99,000 था, उसका 7.5% निकालो और 7/12 कर दो, दोनों का टोटल कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसको समझाने में टाइम तो लगता ही है। सर उसकी पॉपुलेशन अगर 10 से 25% हो तो क्या होगा, तो आओ उस टेबल को देखते हैं। सर 10 से 25% बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 10 से 25 लाख के बीच में हो तो क्या होगा। तो सर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो पहले 10% सैलरी का लगता था, अभी 7.5 हो गया है। तो सर 5 महीने का 10% लगा दो और 7 महीने पर 7.5% लगा दो। तो क्या यही किया है मैंने, हाँ सर यही किया है, 5 महीने पर 10% और 7 महीने का 7.5%। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो 399,200 इंटू 10/100 इंटू 5/12, 399,200 इंटू 7.5/100 इंटू 7/12, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। सर अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख रुपए से, सॉरी 10 लाख से ज्यादा ना हो, तो पहले का रेट 7.5% था, ठीक है, और अब का रेट 5% है। तो 5 महीने 7 महीने दोनों को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया हमने वो टेबल क्यों पढ़ी थी, वो उसका उपयोग क्या होना है, इस तरीके से सिंपल। क्या एग्जाम में सर ऐसे ही आएगा, देखो एग्जाम में लिखा रहेगा कि कौन से शहर में है, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दिया रहेगा, तो वो किया जा सकता है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं अब, ठीक है। हर क्वेश्चन में आने वाला है ये, ध्यान से देखना। मिस्टर मनोज है सर, वो अपॉइंटेड हुए हैं मुंबई में। मुंबई की पॉपुलेशन तो सर 25-40 लाख से ज्यादा ही होनी है सर, हाँ। तो ही स्टे इन अ होटल फॉर 50 डेज। अब आप कहोगे सर ये होटल वाली लाइन आ गई, सर होटल का भी पढ़ाओ आप, तो होटल का एक्कोमोडेशन का क्या चक्कर है। तो चलो होटल वाला भी पढ़ा देता हूँ, क्या मेरे नोट्स में होटल वाला है, आओ देखते हैं, होटल वाला तो कहीं ना कहीं होगा। हाँ जी ये है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। पहले रूल्स पढ़ लें। वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट या दोनों को, होटल में, तो टू द एम्प्लॉय इन अ होटल इट्स वैल्यू शैल बी एज अंडर। देखो जरा, होटल में दो केसेस हैं। पहला केस, where the accommodation is provided on his transfer from one place to another place and the period is aggregate does not exceed 15 days, 15 दिन से ज्यादा ना हो, तो वैल्यू निल होगी। मतलब भाई उसका ट्रांसफर हो गया है, 15 दिन उसको होटल में रुकने की सुविधा एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा केस, 15 दिन याद रखना,
दूसरा केस, the value of value shall be taken 24% of salary paid or payable for the previous year for the period during which such accommodation is provided, or the actual charges paid or payable to such hotel whichever is less. तो सैलरी का 24% या होटल को जो दिया है उन दोनों में जो कम होगा वही हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक लाइन और है, from the above value if the amount is paid or payable by the employee it shall be reduced। भाई एम्प्लॉय से कुछ पैसे ले भी लेगा, एम्प्लॉयर बोलेगा यार तुमको होटल दे रहा हूं इतना महंगा, तुम ना 200 रुपए दे दिया करना, ठीक है, तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, अगर ट्रांसफर के टाइम पर उसको 15 दिन के लिए होटल में अकोमोडेशन मिलता है, टैक्स फ्री है। नॉन ट्रांसफर के केस में अगर वो होटल में स्टे करता है तो सर जितने दिन होटल में रहेगा ना उसकी सैलरी का 24% या फिर एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द होटल, और उसमें जो लिया है वो घटा देंगे। ऐसे याद कर लो। अब चलो क्वेश्चन में अप्लाई करो इसी रूल को, ठीक है। अब सर ये तो बड़ा खतरनाक है, देखो खतरनाक नहीं है, इनकम टैक्स ऐसे ही होता है। तो यहां बोल रहा है कि मनोज जो है मुंबई में है, वो होटल में 50 दिन रहा है और बाद में वो कहीं शिफ्ट हो गया है। ओके, जस्ट वेट वन कॉल। हेलो, जी 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 प्रणाम। चलिए आगे बढ़ें। हाँ जी सर, आगे बढ़ाइए जरा, क्वेश्चन करना है सर, नहीं तो वो भूल जाएगा, वो 15 दिन 50 दिन 24% या ये वो। भाई कुछ नहीं भूलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा, इनकम टैक्स सीरियसली होके पढ़ो। सर 50 दिन से ज्यादा रहता है, उसके बाद वो एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट हो जाता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सैलरी निकालो। देखो कितना आसान है। रूम रेंट होटल का है 2,000 रुपए पर महीना, उसकी सैलरी 7,30,000 ऑलरेडी दी है, और एम्प्लॉयर ने उससे बोलता है बेटा तू 200 रुपए मुझे दे दिया करना। द एम्प्लॉयर रिकवर्ड 200 रुपए पर डे फ्रॉम एम्प्लॉई, है ना। तो मैंने बोला ना, क्या करोगे, 70%, सॉरी सर 70 नहीं, 24% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द होटल, ओके, विच एवर इज लेस, उसमें भी माइनस कर दोगे जो उसने रिकवर्ड करा है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप तो सॉल्व करो क्वेश्चन। तो चलो जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, 10वां है। किताब सामने रख लो भाई, ये मैं बार बार जो है ना, तो किताब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, तो आप अपने सामने बुक को रख लो। मेरे सामने आ गई है किताब, नई किताब है बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या ये लेक्चर पूरा यूट्यूब पे फ्री होगा। नहीं भाई, देखो यार, मेहनत करनी पड़ती है ना, हमारा मेन प्रोफेशन यही है, तो मैं चार्जेस तो रखूंगा। मैंने चार्जेस इसके ऑलरेडी इतने रखे हैं, जितने की किताब आती है उतने में पूरा लेक्चर मिल रहा है आपको। इसी एफर्ट इसी मेहनत के साथ पढ़ाऊंगा। लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन जनवरी से, सॉरी, जनवरी में खत्म कर दूंगा। अभी नवंबर चल रहा है ना, अभी स्टार्ट किया हमने, हम जनवरी में इसको खत्म कर लेंगे एट एनी हाउ। तो आप इसको अभी लेक्चर्स, अभी भी कोर्स लॉन्च नहीं किया है मैंने, विद इन 1 और 2 डेज लॉन्च हो जाएगा ऐप के अंदर। उसकी लिंक वीडियोस में मिलेगी, तो आप लोग लेक्चर्स बाय कर लें। हाँ, यूट्यूब के अलावा उसमें लेक्चर्स में आगे की वीडियोस कंटिन्यू डलते जाएंगे। यूट्यूब में एक दिन में एक वीडियो आएगा, लेकिन लेक्चर्स वहां पे आपको सैलरी कंप्लीट मिल जाएगी, मतलब 2 दिन 3 दिनों के अंदर ही बाकी के आगे के चैप्टर भी शुरू हो जाएंगे। ओके, तो सिंसियरली पढ़ना है तो एक बार देख लो, डेमो पढ़ लो यहाँ पे, बाकी आओ और सिंसियरली वहां पर पढ़ते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्ट भी होगा, लाइव डाउट सेशन भी होगा, सारी चीजें होंगी। बुक देख लो, क्वेश्चंस मैच कर लो, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर आओ पढ़ते हैं। ओके, ठीक है सर, 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। सर यहाँ पर बोला गया है मिस्टर, अरे सारा क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। चलो ओके, कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टे इन होटल, ये मेन सॉल्यूशन नहीं है, ये कैलकुलेशन है छोटा सा, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का, अगर नियम पता है तो तुरंत कर लोगे। तो क्या होगा सर, 24% ऑफ सैलरी, सैलरी सर उसकी दी हुई है 7,30,000 रुपए। तो क्या पूरी सैलरी ले लेंगे सर, नहीं बेटा, जितने दिन होटल में रहा है ना उतने दिन लेना, यहां भी गलती मत कर देना। उसकी सर 30 दिन, सॉरी 50 दिन रहा है, तो 50/365 करो, साल में 365 दिन होते हैं ना, हाँ सर, तो ये उतने दिन की सैलरी हो गई।
या फिर सर और होटल रूम रेंट, होटल रूम रेंट विच एवर इज लेस। तो सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए सर, हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो बेटा, होटल का किराया 50 दिन का 2000 के हिसाब से हो जाएगा 1 लाख रुपए। और जरा इसको कैलकुलेटर कहाँ गया, बिना कैलकुलेटर के इनकम टैक्स तो पढ़ ही नहीं सकते हो। चलो आओ, 7,30,000 इंटू 50/365, 1 लाख ये भी आ गया, इसका 24%, 24,000 हो रहा है। ठीक है, तो बताओ 24,000 और 1 लाख, इन दोनों में कम कौन सा है। आप कहेंगे सर ये तो पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा, 1 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, है ना, 1 लाख रुपए। क्या यही आंसर है? नहीं। अरे सर ये कौन सी बात है, 1 लाख कैसे लिख दिया, इन दोनों में कम कौन सा होगा, 24,000 ही होगा ना, ये तो पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा, 24,000 रुपए। क्लियर है। इस पे से माइनस क्या करते हैं, अमाउंट रिकवर्ड जो उसने किया है, अमाउंट रिकवर्ड कितना किया है सर। सर उसने ना 200 रुपए पर डे के हिसाब से 50 दिनों का अमाउंट रिकवर्ड किया है, तो कितना हो जाएगा सर, 10,000 रुपए। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल अमाउंट परक्विजिट्स की आ जाएगी 14,000 रुपए। क्लियर हो गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या सर आगे इतना ही टफ है सारी चीजें। सर 11वें में तो कार आ गई सर, और कार तो आपने पढ़ाया नहीं है, अब क्या होगा, क्या करें फिर। देखो जरा, कार का भी चक्कर, कार का नोट्स तो मैंने बना दिया है, अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूं, फिर मैं आपको प्रॉपर जब पढ़ाऊंगा ना विद नोट्स तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिंपल सा रूल, कार वाला क्या है, छोटी कार बड़ी कार पे एक फिक्स अमाउंट टैक्सेबल होता है, वही लिख देता हूं, ठीक है, फिर समझा दूंगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है, लार्ज कार है, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर विच आर 1 लाख पर एनम, द कॉस्ट ऑफ द कार 5 लाख रुपए है, द कार इज सोली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज फॉर ऑल द एम्प्लॉय। कार जो है ना वो पर्सनल यूज के लिए होती है। चलो इसका प्रोविजन वगैरह सब यहीं पे मैं समझाता जाता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, 12वां। कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, ठीक है। परक्विजिट्स लिख लेना, मोटर कार बोलते हैं इसको, कोई बात नहीं है। वैसे मोटर कार वाला नोट्स भी बनाया है मैंने, ये मत सोचना सर दिखाइए मोटर कार वाला, ये देखो मोटर कार का ही लिखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के बाद आराम से समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। देखो पहला केस क्या बोल रहा है, यहां से ज्यादा समझ में आएगा ना। तो यहां पर वो बोल रहा है प्राइवेट पर्पस के लिए कार यूज हो रही है ना, एक बार क्वेश्चन देखो जरा। सर ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर विच आर 1 लाख पर एनम, द कॉस्ट ऑफ कार प्राइवेट यूज के लिए है भाई, पूरा पूरा टैक्सेबल लगेगा तेरे इस पे। कॉस्ट से मतलब नहीं होता हमें, 1 लाख रुपए है ना, और 50,000 भी तो कुछ पड़ा था। हाँ 50,000 भी बता रहा हूं मैं, रुकिएगा 1 मिनट। चलिए, तो कार वाली कहानी जो मैं बता रहा था आपको, भाई 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने खर्चा कर दिया, 5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ कार है। तो यहां पर रूल ये है, रूल सीधा बता देता हूं मैं आपको, देखो जरा, कहा गया, वैल्यू ऑफ वर्क इज ₹1 लाख, जो एक्सपेंसेस हुआ है, प्लस 10% डेप्रीसिएशन बोलते हैं ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। 5 लाख दिया है, उसका 10%, 50,000, तो आंसर आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन था। बी वाले केस में देखो क्या है,
सर बी वाले केस में लार्ज कार है सर, बड़ी गाड़ी, अगर उसको बड़ी गाड़ी मिलती है और प्राइवेट और ऑफिशियल यूज के लिए, और पूरा खर्चा एम्प्लॉयर जो है वो बियर करता है, तो 2400 रुपए हर महीना टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो सर 2400 × 12 कर दें, तो 24 × 24,000 और 4800 तो 28,800 रुपए आएगा। ये नियम है। आप कहेंगे सर 2400 कहाँ से आया? बेटा ये 2400 ना नियम है, 1800, 2400, 900 याद कर लेना। बड़ी गाड़ी है तो 2400 रुपए हर महीना टैक्स लगेगा। ठीक है। सर सी केस पे आते हैं। तो सर यहां पर स्मॉल कार है, छोटी गाड़ी है। अब छोटी गाड़ी है तो क्या होगा? सर यहाँ पर मेंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर और ड्राइवर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर छोटी गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर मिल रहा है, तो 1800 रुपए पर मंथ गाड़ी का टैक्सेबल होता है, और 900 रुपए पर मंथ जो है वो ड्राइवर का टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये रूल है। ये दोनों अमाउंट तो याद कर लेना। तो टैक्सेबल वैल्यू 1800 × 12, 900 × 12, 18 × 1 = 80 हो जाए, 18,000 सर कितना होगा? 21,600 होगा क्या? अरे यार 2700 × 12 ही कर दो डायरेक्ट। नहीं सर आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। 1800 × 12, 21,600 ही हो रहा था, सही बोल रहा था मैं। और सर 900 × 12 कर दो, उसका आधा आएगा। 900 × 12 10,800। और सर इसका टोटल कर दो 32,400। आंसर दिया है, डोंट वरी। सर सी केस भी हो गया, हाँ जी। सर डी केस बता दो आप तो अब। हाँ जी आइए, डी केस में लिखा है लार्ज गाड़ी है। लार्ज का तो अभी हमने देख लिया सर, 2400 रुपए पर महीने टैक्सेबल होता है। लेकिन मेंट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट खर्चा जो है बोर्न बाय द एम्प्लॉई। तो सुनो, ऑफिस के पर्पस पे गाड़ी लग रही है तो उसका टैक्स क्यों भरूं मैं भैया? प्राइवेट वाले का भरूंगा, अगर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं मैं। तो प्राइवेट का खर्चा तो एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है, तो फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर का बियर नहीं करता वो, गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, उसको सैलरी थोड़ी देगा। तो इसलिए ड्राइवर के लार्ज केस में अगर प्राइवेट एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉई है, तो सिर्फ ड्राइवर का आपको लगेगा। ठीक है, 900 रुपए पर मंथ, तो 10,800। आप कहेंगे सर यहाँ पर वो 2400 क्यों नहीं लगा? क्योंकि खर्चा बोर्ड बाय द एम्प्लॉई है भाई, कार का खर्चा वो एम्प्लॉय खुद ही बयान कर रहा है। ठीक है, इसलिए उस वो परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा, सुविधा नहीं मानी जाएगी। सुविधा वो किसकी ले रहा है? ड्राइवर की। तो ड्राइवर पे टैक्स कितना लग रहा है? 900 रुपए हर महीना। मतलब वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा टैक्स लगना, इन द सेंस। ठीक है सर, कुछ क्लियर हो गया है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जस्ट रिलैक्स, आगे बढ़ते हैं। आंसर चेक कर लेना। सर 12वें क्वेश्चन में आते हैं। कंपनी हैज गिवन मिस्टर रवि अ हाउसिंग लोन ऑफ 5 लाख रुपए ऑन 1/10/2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को, एट 6% इंटरेस्ट पर एनम। द एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, assuming that the rate of interest on housing loan charged by the State Bank of India is 10% per annum। ध्यान से सुनो भाई, आपको स्टेट बैंक 10% पर लोन दे रहा है, आपके एम्प्लॉयर ने 6% पर लोन दे दिया है, तो आपको फायदा हो गया 4% पर। तो सरकार उस पर टैक्स लेगी, वो आपकी इनकम माना जाएगा। एम्प्लॉयर ने आपको फायदा दिया है, क्लियर हो गया? तो उस फायदे पर आपको सुविधा पर में आएगा और टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12वां। क्वेश्चन नंबर 12। तो सर यहाँ पे तो बड़ा ही आसान है सर, 5 लाख रुपए का है, एक लाइन का है। सर क्या कर रहे हैं आप? ये 4% अमाउंट कहां से आया? 4%, 10 - 6% है ना? तो सर 5 लाख का 4% सबको पता है सर, 20,000, 20,000 आएगा। ठीक है, लेकिन सर लोन कितने तारीख को लिया है ये देखो जरा, अक्टूबर में।
अप्रैल से अक्टूबर तक 6 महीने बचता है, तो फंड का यूज तो 6 महीने किया ना हमने, तो 10,000 क्लियर हो गया। साल भर थोड़ी यूज करा है, 6 महीने का लोन है तो इंटरेस्ट जो आएगा वो 6 महीने का होगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। छोटे छोटे अभी अभी तो इनकम टैक्स के बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। अब आपको पता है 12वां क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? वैसे तो ये कॉमन सेंस का भी था, 4% डिफरेंस पे लगेगा, पर रूल पता होना चाहिए ना। चलिए 13 पर आते हैं। सर मिस्टर आर एक एम्प्लॉई है, गेटिंग मंथली सैलरी 40,000 रुपए है, उनको डीएनएस पे 4,000 रुपए हर महीने मिलता है। शी कंट्रीब्यूटेड, शी अच्छा मिसेस है, ओके, तो शी 15% वो अपनी सैलरी का डीएनएस पे में कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोविडेंट फंड में, जो कि उनका एम्प्लॉयर भी बराबर कंट्रीब्यूट करता है। इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड डिटरमिन फॉर द रेट ऑफ 12% पर एनम, और जो कि 72,000 रुपए है। शी पेड प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपए। व्हाट विल हर टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25? आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में इनकम टैक्स आने लगा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था कि सर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जम्प्टेड होता है 12% तक, और उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड होता है प्रोविडेंट फंड का 9.5% तक। ये उससे मिलता जुलता लग रहा है सर, आप ऐसा सोचेंगे और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही कहानी है। क्लियर हो गया? तो चलिए, लेकिन यहां एक टेक्निकल पॉइंट है। वो कह रहा है कि इफ द प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, देखो दो कैटेगरी के प्रोविडेंट फंड हैं तो उन दोनों पे अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्लियर हो गया? तो चलो जरा, हमको तो भाई टैक्सेबल सैलरी निकालना है ना, तो पूरा कंपटीशन दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए जरा। तो कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। सर टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालते हैं? अरे वही तो सीखना है हमें। ऑल द थिंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट पर आइए जरा। सर यहां पर ना पहला केस दिया है रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है? तो रिकॉग्नाइज्ड में देखो जरा सैलरी कितनी होगी उसकी। सर 4,80,000 रुपए दिया है। क्वेश्चन में देख लेना बुक सामने रख के, 40,000 इंटू 12। क्या इतना आपको आता है? हाँ सर। डियरनेस पे कितना है? डीपी लिख दूंगा मैं तो। सर 4,000 इंटू 12 48,000, सही है। फिर सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बताओ जरा। एम्प्लॉय का तो एग्जेप्टेड होता है, एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी ही होगा, है ना? तो एक बात बताओ मुझे, ऑफिस सैलरी इंक्लूड, तो सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सर यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे, है ना? तो सर 480 और 48,000 जोड़ देते हैं। 480 प्लस 10% डायरेक्ट कर दूं, 528 आ गया, उसका 12% निकालना है सर, 63,360 आ रहा है। और ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है सर? क्वेश्चन में देखो जरा, 72,000 कर रहा है सर, है ना? एक मिनट रुको जरा। विच इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविडेंट फंड है सर? सर वो तो अच्छा 3% है सर, सीधा सीधा दिया है, वो 15 कर रहा है, तो 3% होगा, है ना? तो अब फिर से करते हैं, 4,80,000 प्लस 10%, इसका 3% निकाल लो, 15,840 आएगा। इन दोनों के टोटल का निकाल लेना, इतना तो समझ होना चाहिए आपको। तो 15,840। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट पर। मैंने बोला था ना 9.5% तक एग्जम्प्टेड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट अप टू 9.5%, 9.5%।
भाई ना उसको 12% मिल रहा है। अब आप पता है यहाँ पर ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। देखो 12% की अमाउंट दी है 72,000 रुपए, तो 72,000 बटे 12 इंटू 9.5 कर दो तो आ जाएगा। ऐसे निकालोगे क्या? मतलब आपको 2.5% निकालना है ओवरऑल, कैसे निकालोगे मुझे तो ये बताओ, क्या दिमाग लगाओगे आप, है ना? 72,000 जो है कितने परसेंट है? 12, हमें निकालना है 2.5। तो देखो आपको पता चल गया ना, 12% मिल रहा है, 9.5% एग्जाम होता है, तो निकालना कितना है सर? 2.5%। क्वेश्चन अमाउंट 72,000 दिया है जो कि कितने परसेंट है सर? 12% है। हमें निकालना है 2.5, इन टू कर दो तो 15,000 आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ये। इसका टोटल कर देते हैं चलो। सर अभी तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना है, हाँ देंगे ना। टोटल कर दो जरा, 5,480 था, प्लस 10%, प्लस कितना जोड़ा हमने? 15,840, प्लस 15,000। सर 558,840, 558,840। इस पे क्या माइनस कर देंगे सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। पहला वाला 16A ही पढ़ते हैं उसको। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 का मिलता ही मिलता है। सर 16(2) भी है, 16B भी है, हाँ जी। 16(2) प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है कि उसने प्रोफेशनल टैक्स भरा है 2,000 रुपए, तो डिडक्शन तो मिलेगा ही। 558 में 52,000 घटा दो भाई, तो 5,06,840 आ गया, ठीक है। 5,06,840 ही इसका फाइनल आंसर है। और अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो क्या करेंगे, आओ देखते हैं। अनरिकॉग्नाइज है मतलब तुम पता नहीं किस प्राइवेट कंपनी किसको क्या भर रहे हो, है ना। तो अनरिकॉग्नाइज्ड है प्रोविडेंट फंड, तो क्या होगा? बड़ा ही आसान है ये तो सर। सैलरी 4,80,000 रुपए की। डियरनेस पे कितना होगा सर? 48,000। और सर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सुनो बेटा, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तुम कहीं भी पैसे डाल रहे हो और तुमको उसमें तुम्हारी इनकम में शामिल करेंगे, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा है। सर उसका इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं है, निल, ठीक है। तो सर ये तो अच्छी बात है, अगर हमारा एम्प्लॉयर अनरिकॉग्नाइज में ही डाले तो। नहीं, ऐसा नहीं है। 5,28,000 टोटल आ गया। माइनस कर दो भाई, ये हो गया ग्रॉस। टोटल इनकम लिख दूं क्या? सर ग्रॉस सैलरी, हाँ। इस पे माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन सी? अंडर सेक्शन 16(1 and 2) दोनों है इसमें। 16(1) के 50,000 और 2,000 ये दिया हुआ है। 5,28 में भाई 52,000 रुपए घटा दो, तो 4,76,000 फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4,76,000, अरे समझ में आना चाहिए, हो गया। इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, राइटिंग नहीं। चलो सर ये तो बहुत खतरनाक इनकम टैक्स है भाई, है क्या करोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। सर मिस्टर सुरेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सैलरी मिल रही है उनको 50,000 रुपए हर महीना। डियरनेस अलाउंस 55,000 रुपए मिल रहा है। एंटरटेनमेंट 5,000 रुपए पर मिल रहा है। कंप्यूट द डिडक्टेबल फ्रॉम द एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये बोल रहा है, देखो एग्जैक्टली देखोगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, तो आ जाओ जरा। कंपुटेशन ऑफ अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस।
मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या क्या घटाना है वही आ रहा है। पहले मैं सॉल्व कर दूं क्वेश्चन फिर समझाता हूं। देखो जरा, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी उसकी जो होगी, मुझे बताओ बेसिक सैलरी क्वेश्चन में देखो कितनी है। सर 6 लाख है। तो सर कितना होगा, 1/5, 1,20,000। और 5,000 रुपए, ठीक है। और उसको एंटरटेनमेंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है, 5,000 रुपए हर महीना। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 60,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है बेटा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का रेट ही है 5,000 रुपए। 1/5 अब बेसिक सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो कम होगा उसी का एग्जम्पशन मिलेगा। मुझे बताओ तीनों में से कम कौन सा है, ठीक है। तो सर तीनों में से कम तो 5,000 ही है, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा सर। आंसर में कुछ दिया है क्या, हाँ सर 5,000 दिया है, तो बस खत्म बात। इसका रूल समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। जनरली देखो 5,000 का डिडक्शन दे देते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस पर, इसकी लिमिट है, पर इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका है, ठीक है। ओके सर, अभी आज इतना ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है इस वीडियो में। और सर आपने बहुत समझा भी दिया है, सर के ऊपर से जा सकता है। आज इतना ही पढ़ाइए, तो ठीक है। आगे के क्लासेस ये यूट्यूब पर रहेगा वीडियो, ओके। हाँ जी। तो देखिए जरा, जो लोग अभी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा और बात कर लेता हूं मैं। देखो भाई, कई अभी स्टूडेंट्स ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया है। डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक अभी जिन स्टेट्स में मैं पढ़ाता हूं, जहां के स्टूडेंट्स ने मुझसे कम्युनिकेट करा है डायरेक्टली, एमपी, मध्य प्रदेश जहां से मैं क्लासेस लेता हूं, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया। भाई यूपी से तो बहुत बच्चे हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर, यहाँ के बच्चे सीधा कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्होंने कोर्सेज लिए हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, तो ये भी ले सकते हैं वो। बिहार के भी स्टूडेंट हैं, वहां पर भी यही चलता है भाई, ये ना डॉक्टर एस एम शुक्ला। झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, और सीजी तो है ही। यहां पर जनरली मुझे पता है कि यूनिवर्सिटीज में ये बुक्स चल रही है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये किताब चल रही है ना, बेझिझक आप इस लेक्चर को बाय कर सकते हैं, ठीक है। लाइव पढ़ने के लिए क्या है सर, लाइव भी पढ़ा दूंगा मैं, उसके लिए आप कांटेक्ट करना बता दूंगा मैं। कांटेक्ट कैसे करेंगे आप सर, 9425305335 ये नंबर है। इसका इसका जो कोर्स है वो आज मैं ऐप के अंदर लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग प्राइस क्या, सिंपल सा प्राइस रखा मैंने, जितने रुपए की किताब आती है ना उससे भी कम में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स मिल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करा है। एक दो टीचर्स मुझे मिले हैं जो कोर्सेस बीकॉम के लिए करते हैं, वो हो सकता है ज्यादा हो, पर उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा है यार। वो 3,000 4,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं इनकम टैक्स, है ना। मुझे वो प्राइस ज्यादा लगता है। मैं जनरली कम फीस पर ही ऑनलाइन पढ़ाना पसंद करता हूँ, कई लोगों को मदद भी मिलती है उससे। तो मेरा प्राइस इतना नहीं है, है ना। हाँ, प्राइस रखना जरूरी है मेरे लिए भी। तो मैंने कितना रखा है, 545 रुपीज, जिसमें 45 रुपए का टैक्स वगैरह लग जाता है। 500 रुपीज का मेरे को ये पड़ता है। क्लियर हो गया ना। तो चलो आप डिसाइड कर लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कोर्स ले लेना। बाकी कोर्स लेने के फायदे बहुत सारे हैं। आपको वहां पे लाइव डाउट सेशन मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो तो आई विल अवेलेबल, मैं आपसे बात करूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू करूंगा, है ना। लाइव इंटरेक्शन होगा, 1 to 1, फेस टू फेस, जो भी है। तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।